हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अ वी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर 2 हिस्ट्री का, बट ये सारी क्लासेस के लिए रेलिवेंट है क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया हिंदी में हम देखें तो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है या हमारे देश में जो भी मूवमेंट्स हुए हैं आज़ादी से पहले, अपने देश के बारे में जानना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेसिकली कि जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चीज़ें हुई हमारे देश में, फिर हमें आज़ादी किस तरीके से मिली, इसमें हम लोग रॉलेट एक्ट देखेंगे। हमारे जो देश की अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, यानी कि जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, फार्मर्स हो गए, विमेन, स्टूडेंट्स, इन सब का क्या रोल रहा है हमारे देश की इंडिपेंडेंस में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे हम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे, और लास्ट में द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी का कैसे सेंस आया? कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम सब लोग, हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की, हम सबको एकता की भावना कैसे आई, ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये लास्ट वाला पार्ट होगा इस चैप्टर का। स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जो स्टार्टिंग वाला जो पेज है उसमें है नेशनलिज्म इन इंडिया की, और बाकी देशों में जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसी होती है। जो पहला चैप्टर है यूरोप वाला, उसमें हमने देखा कि वो कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं खुद को एक से। उनका एक राष्ट्रगान होता है, जैसे जर्मनी में हम देखें तो अलग अलग सिंबल्स होते हैं, फ्रांस में भी है ना, अलग अलग, जिसकी ऑलिव ब्रांच जो है वो पीस के लिए, या फिर एक विमेन है जो कि जर्मेनिया है, जो जर्मनी के नेशन को दिखा रही है। तो एक और अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, बुक्स लिखी जाती हैं, हिस्ट्री कैसी रही है, ये सब होता है। तो वहाँ से कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है उनकी। बट अगर हम वियतनाम के बारे में देखें, या फिर जो साउथ एशिया, जो हमारा एशियन देश है, हम पर क्या हुआ है, हमें बनाया गया है गुलाम। यूरोप में तो राजा वगैरह थे उन्हीं के देश के, उनको हटा करके वो डेमोक्रेसी लेकर के आए। मगर हमारे देश में क्या था कि हमें बाहरी ताकतों ने हम पर कब्जा कर रखा था। अगर इंडिया का केस देखें तो हमारे देश पे किसका कब्जा था? अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का हमारे देश पर कब्जा था। तो हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होगी, हमारी सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्या होगा? हमारा सेंस ऑफ नेशनलिज्म था कि हमें कॉलोनियलिज्म से लड़ना है। मतलब ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है, इनसे हमें लड़ना है। तो यही हमारी आइडेंटिटी थी कि हमें इनको बाहर निकालना है और हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है, एक आज़ाद देश में रहना है। तो ये था हमारा नेशनलिज्म। यहाँ से हमारी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारे ये था जो फर्स्ट पेज है, उसके आगे हमारा आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर जो है रॉलेट सत्याग्रह है, ये सब। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में ख़त्म हो गई थी। बट जब वॉर ख़त्म हो गई, वॉर के टाइम पर बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करी थी। वॉर के ख़त्म होने के बाद लोगों को लगा था कि भाई हार्डशिप्स कम हो जाएंगे, बट क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। हार्डशिप्स इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ ही गई थी। देखिए, वॉर के टाइम पर ना बड़ी सारी चीज़ें थी। जब वॉर ख़त्म हुई और वॉर के दौरान भी दो तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या क्या रही। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या उसके बाद जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस थी हमारे देश की, वो क्या थी? तो देखो, लड़ाई जब भी होती है, जंग जब भी होती है, तो उसमें होता है खर्चा। तो वॉर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब वॉर एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, तो एक्सपेंसेस जब भी खर्चे बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या लिया जाता है? लोन लिया जाता है। तो खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लिए गए, वॉर लोन्स लिए गए। अब खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो टैक्सेस बढ़ा दिए गए। पहले तो वॉर लोन्स ले लिए, फिर उसके बाद फिर भी काम नहीं चल रहा था, तो क्या हुआ? टैक्स बढ़ाए। इनकम टैक्स इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो सोशल तो हो रहा था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस में क्या क्या हुआ कि भाई देखो, वॉर लोन्स ले लिए गए थे तो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही थी, फोर्स्ड पार्टिसिपेशन करवाया जा रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था। मतलब गांव में जा जा करके ज़बरदस्ती लोगों को, लड़कों को, जवान लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा था कि तुम जंग में पार्टिसिपेट करो। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी हो रहा था। और उस समय पर और भी बहुत सारी
अलग अलग कंडीशंस थी, जैसे कि क्या हो रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1913 से लेकर के 1919 के टाइम पर जो चीज़ों के प्राइजेस थे ना, दाम जो थे बहुत ज़्यादा मतलब डबल हो चुके थे। 1913 से 1919 के टाइम को हम देखें तो चीज़ों के दाम डबल हो चुके थे। और बुरा ये हुआ कि क्रॉप फेलियर भी हो गया। उसी समय पर दाम भी बढ़ गए क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था खाना, चीज़ें आ नहीं पा रही थी इधर उधर से, तो दाम बढ़ गए, क्रॉप फेलियर उस टाइम हो गया और एपिडेमिक आ गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गई। मतलब खाना भी नहीं है, बीमारियां भी फैल रही हैं, खाना महंगा भी हो रहा है, मतलब कहते हैं कि विपदा चारों तरफ से आ गई थी। तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो है बीमारियां भी फैल गई थी और क्रॉप फेलियर भी उसी टाइम पर हो गया था। फिर गांव से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी कराया जा रहा था। तो जब 1921 का सेंसस हुआ ना, तब हमें पता लगा कि हमारे देश में पिछले 10 साल में 1.2 से 1.3 मिलियन, आप समझिए 1 करोड़ लोग जो है वो फेमाइंस और एपिडेमिक्स, बीमारियों की, महामारियों की वजह से और भूख की वजह से लोगों की डेथ हुई। लगभग 1 करोड़ लोगों की। 19 सेंसस होता है जनगणना, लोगों की गिनती करी जाती है, तो उसमें पता लगा 1921 के सेंसस में कि लगभग 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है फेमाइंस यानी भुखमरी और एपिडेमिक्स, महामारियों से। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हमने यहाँ पर देख लिए। तो लोगों को लगा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट ठीक नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट और ज़्यादा खराब हो गई। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देख लिया हमने। अब हम देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या मतलब है? देखिए, सत्याग्रह, सत्य का मतलब होता है क्या? ट्रूथ होता है। आग्रह करना होता है, आप किसी से कुछ कह रहे हैं, कुछ करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आग्रह करना होता है रिक्वेस्ट करना। तो सत्य के लिए रिक्वेस्ट करना, ये देखिए टर्म, इसका ये मतलब है, गांधी जी का ये कहना था कि अगर पहले तो उन्होंने जो सबसे पहला अपने सत्याग्रह चलाया था ना, वो साउथ अफ्रीका में चलाया था रेसिज्म के खिलाफ। रेसिज्म होता है नस्ल भेद की नीति, मतलब रंग भेद भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी गोरे होते थे और अफ्रीका के लोग काले होते थे, तो जो है रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका में इंडियंस भी रहते थे और गांधी जी भी कई साल साउथ अफ्रीका में रहे थे। तो उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह रेसिज्म के खिलाफ वहाँ पर चलाया था और वहाँ पर ये सक्सेसफुल हुए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों की नीतियों को जो है वहाँ पर चेंज करवा दिया था, उनको ये फील करवा के कि वो गलत कर रहे हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल हुए थे। फिर 1915 में, इम्पॉर्टेंट है याद रखना, 1915 में गांधी जी जो है इंडिया वापस आ गए थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है हर साल। जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। तो 1915 में गांधी जी जो है लगभग 19-20 साल के बाद वापस आ गए थे इंडिया। तो अब जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा क्या सब चल रहा है, तो सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने यहाँ भी फॉलो करने की कोशिश करी। सत्याग्रह क्या होता है? गांधी जी का कहना था कि अगर आप जो बात कह रहे हैं, आपकी लड़ाई जो है वो सच के लिए है, मतलब आप ट्रूथ को फॉलो कर रहे हैं और आप पे अत्याचार किया जा रहा है, आप अप्रेसर हैं, तो आप अप्रेसर हैं और आप ट्रूथ को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ना वॉयलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको किसी से जंग या हथियार लेकर के लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके कंसाइंस को आप एक्ट करिए। कंसाइंस होता है कि उसकी बुद्धि या फिर उसके मन पर आप एक्ट करिए और उसको ये फील करवाइए कि वो गलत कर रहा है, ताकि वो गलत रास्ते से हट करके सही रास्ते पर आ जाए। तो सत्याग्रह यही था कि अगर आप जो है बिल्कुल सही हैं, आपका काम, आपका रास्ता सही है, तो आपको वॉयलेंस करने की, आपको जो है हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आपको वॉयलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बिना वॉयलेंस करे, बिना उग्र हुए या बिना हथियारों के ही आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसमें एक्ट किया जाता है ऑपरेसर पर। ऑपरेसर कौन होता है? जो अत्याचार कर रहा होता है। जो अत्याचार कर रहा है, आप उससे नफरत मत करें, आप उसको ये एहसास करवाएं कि वो गलत है और वो अपने तरीकों को खुद ही ठीक करेगा। तो इसी तरीके से गांधी जी जो है वो रैलियाँ निकालते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, स्पीचेस दिया करते थे और उनको रिक्वेस्ट किया करते थे। तो मतलब शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी आंदोलन करते थे। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं सत्याग्रह के, जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च थी 1930 की, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, बट वो भी एक सत्याग्रह का ही एग्जाम्पल है। सत्य के लिए आग्रह मतलब नॉन वायलेंस होगा,
नॉन वायलेंस होगा मतलब वायलेंस नहीं होगा, कोई किसी को हथियार नहीं चलाएगा, कोई हाथ पैर नहीं चलाएगा, सिर्फ ट्रूथ के लिए आग्रह किया जाएगा कि जो सही है उसको फॉलो किया जाए। रैलियाँ निकाली जाती हैं इसमें, और बॉयकॉट मूवमेंट की भाई जो चीज़ गलत हो रही है हम उसको नहीं मानेंगे, गलत लॉज को भी हम नहीं मानेंगे। जैसे कि बॉयकॉट मूवमेंट्स चले थे कि भाई जो बाहर का मिल का कपड़ा है वो नहीं पहना जाएगा, खादी पहनी जाएगी। तो ये सब एक फॉर्म ऑफ सत्याग्रह है। तो होपफुली आप लोगों को सत्याग्रह का मीनिंग समझ में आया होगा। हमने वर्ड वॉर का देखा, सत्याग्रह का देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉलेट जो है, रॉलेट एक्ट जो आया था और फिर उस पर भी गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो सब हम लोग कवर करेंगे। नोट्स जो हैं आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्नर के नाम से, उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।